Good morning. Today is 6th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड है। हमारे फिलहाल के प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, उनका कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है, तो नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। तो यह जो आर्टिकल चर्चा कर रहा है पॉलिटिक्स पर, क्या जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक मत हो सकेंगी, क्या संयुक्त रूप से वो प्रेसिडेंट पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगी, क्या बीजेपी जो है वो अपोजिशन पार्टीज को संज्ञान मिलेगी प्रेसिडेंट पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने से पहले। तो इन सब बातों पर चर्चा की गई है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता कैसे है और इसका प्रोसीजर क्या है। प्रीलिम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चीज पे, तो इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको लेके है। अभी एक रेवेन्यू मॉडल जो 2014 से बीसीसीआई ने प्रपोज किया था वो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया था। प्रॉपर वोटिंग हुई थी तो उस बीसीसीआई के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था और इससे बीसीसीआई को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा था। तो बीसीसीआई ने धमकी दी, या तो आप हमारा मॉडल एक्सेप्ट कीजिए, अन्यथा हम जो अभी होने जा रही 1 जून से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है उसको बॉयकॉट करेंगे। तो इन सब बातों पर चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसे डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है राजनीति से प्रेरित है, 60-70 के दशक की जो राजनीति थी उससे प्रेरित ये आर्टिकल है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल है ये काइंड ऑफ ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए ट्रंप मान लीजिए या फिर मेराइन जो अभी लीडर हैं, कल इलेक्शन होने जा रहे हैं फ्रांस में, ऐसे लीडर्स क्यों जीत रहे हैं, या फिर जो ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से वो भी क्यों हुआ। तो उस चीज पर चर्चा की गई है कि एक्चुअल रीजन क्या है, वोटर्स क्यों फ्रस्ट्रेट हैं और क्यों वो ट्रंप जैसे लीडर्स को चुनते हैं। तो ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ग्राउंड जीरो, आपको पता है सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, काफ़ी फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ओआरएफ का, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, यानी एक थिंक टैंक है, इसका आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेके। देखिए कोई भी उम्मीदवार प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में तब खड़ा हो सकता है जब वो आर्टिकल नंबर 58 के तहत कुछ कंडीशंस दी गई हैं उनको फुलफिल कर सकता है। सबसे पहले तो देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी जो सिर्फ भारत के नागरिक हैं वो प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरा, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि उनकी कम से कम वो लोकसभा के लिए यानी लोकसभा में चुने जाने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि लोकसभा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तीसरी ऑप्शन के तहत में सिंपल यही होती है, लोकसभा के जो कैंडिडेट है यानी लोकसभा मेंबर के लिए भी क्वालिफिकेशन जो होती है वो भी सिंपल ही होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर उम्र जो है वो कम से कम 30 साल होनी चाहिए। तो ऑलरेडी 35 साल है तो 30 साल का कोई मतलब बनता नहीं है। तो तीसरे नंबर की कंडीशन ये होती है लोकसभा के मेंबर के लिए कि वो एक कम से कम एक वोटर होने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जिस कंस्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहीं पे वोटर होने चाहिए, लेकिन कम से कम वो वोटर होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो कम से कम इन कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार कोई हो सकता है। दूसरा क्या है, देखिए एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको शायद पता ही होगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए प्रेसिडेंट पद के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता। अब जैसे एमएलए या फिर एमपी के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, हम हमारे एमएलए को चुनते हैं और हम हमारे एमपी को भी चुनते हैं, हमारे सांसद को चुनते हैं लोकसभा के अंदर में, लेकिन हम हमारे प्रेसिडेंट को नहीं चुनते। तो हमारे प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो इनडायरेक्ट होता है। हम हमारे एमएलए एमपी को चुनते हैं और आगे जाके हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी एमएलए और एमपी प्रेसिडेंट को चुनते हैं। समझ गए? यानी मान लीजिए मेरी सांसद जो है वो हेमा मालिनी है मथुरा से, तो वो आगे जाके चुनेंगी प्रेसिडेंट को। मान लीजिए मेरा कोई एमएलए है, कोई भी नाम लीजिए, हेमराज ले लीजिए, मेरा एमएलए हेमराज है, तो वो आगे जाके चुनेंगे प्रेसिडेंट को। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है प्रेसिडेंट का और काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रोसीजर होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि देखिए अगर कोई पर्सन एक प्रकार से एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो कम से कम वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो सब चीजें जैसे हमने जब अरविंद केजरीवाल के जो चुने हुए विधायक जिनको मिनिस्टर बनाया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में वो सब ऑफिशियल्स आते हैं जिन पे एक प्रकार से सरकार का अधिकार है, सरकार से उनको सैलरी मिल रही हो, या फिर सरकार उनको जब मर्जी चाहे हटा सकती हो, या फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स है वो भी सरकार डिसाइड कर रही हो। तो वो सब ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आते हैं। जैसे सबसे जो है ज्वलंत उदाहरण है सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी जैसे मान लीजिए आप आईएएस का एग्जाम्पल ले लीजिए, आईएएस की जो अपॉइंटमेंट टर्म्स है वो सरकार डिसाइड कर रही है,
और इवन डिसमिस भी कर सकती है केंद्र सरकार चाहे तो, और सैलरी भी सरकार से मिल रही है। तो कोई भी आईएएस एक प्रकार से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उनको प्रॉपर रिजाइन देना पड़ेगा। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में कौन कौन नहीं आता, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में नहीं आता। ये 4-5 एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद रखना है। प्रीलिम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चीज पर। आगे क्या है, आगे देखिए कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये एक एक्ट है, द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। जब भी देखिए कोई उम्मीदवार अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो सबसे पहले तो देखिए वो एलिजिबल तब होगा, यानी तब इलेक्शन लड़ सकेगा कम से कम जब मिनिमम 50 इलेक्टर्स हैं उसका नाम प्रपोज करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके प्रेसिडेंट पद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर लेगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं। कम से कम जब 50 इलेक्टर्स हैं, जब किसी का नाम प्रपोज करेंगे तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकता है। और 50 प्रपोजर के बाद में कम से कम दूसरे 50 मेंबर्स ऐसे भी होने चाहिए कि उस नाम को सेकेंडरी करें। मान लीजिए सबसे पहले तो 50 मेंबर्स तो ऐसे होंगे जो नाम प्रपोज करेंगे किसी का, तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। और प्रपोज होने के बाद में कम से कम 50 दूसरे मेंबर्स ऐसे होंगे वो समर्थन भी करेंगे जो नाम प्रपोज किया गया है, तब जाके उनका एक प्रकार से नाम आएगा बैलेट पेपर में, तब जाके वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब दूसरा देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट इलेक्शंस में। देखिए प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जो दोनों हाउसेज हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और सभी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा देखिए एनसीटी जो है हमारी, पुडुचेरी और दिल्ली में भी विधानसभा है, तो यहाँ के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जैसे राज्यसभा के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो जैसे अभी सचिन तेंदुलकर, रेखा, जो ये हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। और उससे भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये अगर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट किया जा रहा है आर्टिकल नंबर 61 के तहत में, इंपीचमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ गए। आगे क्या है, देखिए 15,000 की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए, और ये सिक्योरिटी जमा होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अगर किसी कैंडिडेट को 1/6 वोट नहीं मिले तो उनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाती है। मान लीजिए टोटल वोट हैं वो 1 लाख हैं, अगर किसी कैंडिडेट को 16,666 से कम वोट मिले तो 15,000 रुपये जो उन्होंने जमा किए हैं वो उनको वापस नहीं मिलेंगे, उनकी जमा की गई सिक्योरिटी जो है वो जब्त हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। सीक्रेट बैलेट मतलब पता नहीं लगता कि कौन से इलेक्टर ने किसको वोट दिया। कई बार आपने देखा होगा, जैसे 1969 का इलेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब इंदिरा गांधी ने एक प्रकार से जो इलेक्टर्स थे उनको आह्वान किया था कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना वोट दीजिए। देखिए कोई अंतरात्मा की आवाज़ पर तो तभी वोट देगा जब उनका वोट सीक्रेट होगा, अदरवाइज तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक्शन ले लेंगी। मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी इलेक्टर है, वो बीजेपी से बिलोंग करता है, अगर वो बीजेपी के कहने पे वोट नहीं देता तो कल को बीजेपी की जो पार्टी है वो एक्शन ले लेगी उनके खिलाफ में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनका जो वोट है वो सीक्रेट रहेगा, पता ही नहीं लगेगा कि किसने किसको वोट दिया। तो ये याद रखिएगा आप, जो प्रोसीजर है वो सीक्रेट बैलेट का है। और जो बैलेट होता है इनका थोड़ा अलग होता है। जैसे देखिए नॉर्मल बैलेट कैसा होता है, हमारे जो ईवीएम होती है उसमें तो ऐसी चीज़ें होती है। देखिए सबसे पहले नंबर होगा, कौन सा नंबर है, जैसे 1 नंबर है, कैंडिडेट का नाम होगा, जैसे कौन सा नाम है, मान लीजिए रामफल, और आगे क्या है, आगे चुनाव चिन्ह भी होगा, चुनाव चिन्ह क्या है, मान लीजिए पतंग है। तो इस तरह से होता है सारा कुछ। लेकिन जो इनका प्रेसिडेंट के लिए जो बैलेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ नाम होता है और प्रेफरेंस नंबर होता है। यहाँ पे देखिए नाम क्या होगा, मान लीजिए ए इलेक्शन लड़ रहा है, ए बी सी डी, कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, सिर्फ नाम होते हैं। और इनमें क्या होता है, प्रेफरेंस देनी होती है, यानी थोड़ा अलग होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो अपना जो नॉर्मल इलेक्शन होता है जिसमें हम एमएलए या एमपी को चुनते हैं, उसमें तो हम सिर्फ एक को ही वोट दे सकते हैं, एक कैंडिडेट को, या ए को देंगे या बी को या सी को या डी को। किसी को भी वोट देंगे बत्ती चस जाएगी। 2 बंदों को वोट देने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो वोट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में हम अपनी प्रेफरेंस देते हैं, मतलब हम तो क्या ही देंगे, जो एमएलए एमपी जो भी है, जो इलेक्टर्स होते हैं वो अपनी प्रेफरेंस देते हैं। वो लिखते हैं कि पहले नंबर पे मैं चुनूंगा ए को, दूसरे नंबर पे मैं बी को चुन रहा हूँ, तीसरे नंबर पे सी को चुन रहा हूँ, चौथे नंबर पे डी को चुनता हूँ। यानी जितने भी कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट पद के लिए अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं,
कोई भी इलेक्टर को सभी के लिए सभी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। पहले मेरी पहली प्रेफरेंस है ए, दूसरी प्रेफरेंस है बी, तीसरी प्रेफरेंस है सी, चौथी प्रेफरेंस है डी। ये क्यों होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये कौन डिसाइड करेगा कि एमएलए का कितना वोट होता है और एमपी का कितना वोट होता है। यानी एमएलए और एमपी का वोट बराबर नहीं होता प्रेसिडेंट पद के लिए। एमपी के वोट की वैल्यू ज्यादा होती है, एमएलए की वोट की वैल्यू कम होती है। कितनी कम या कितनी ज्यादा होती है वो कौन डिसाइड करता है, इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। देखिए, एमएलए की वोट की कीमत कितनी होती है वो उसका फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूले में देखिए, ऊपर आता है सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और नीचे आता है टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, यानी विधानसभा के कितने मेंबर्स हैं इनटू में 1000। ये एक चीज है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए बिहार की विधानसभा का। बिहार की विधानसभा में मान लीजिए 243 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं, और पॉपुलेशन है 42,12,636। इतनी पॉपुलेशन है। वैसे काफी ज्यादा है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है। अब देखिए, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स हैं विधानसभा के, 243 मेंबर्स हैं, इनटू में 1000। समझ गए। यानी फार्मूला के यहां पे देख लीजिए, 42 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है मान लीजिए बिहार की। नीचे है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, वो है 243, और नीचे ही इनटू में 1000। अब इस फार्मूले से जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है 173 के आसपास। यानी एक एमएलए की वोट की कीमत है 173। तो 173 आ गया। अब देखिए, हमारे देश में तो 29 स्टेट्स हैं। अब सभी विधानसभाओं में एमएलए की कीमत अलग अलग आएगी, वोट की कीमत। तो हर एक विधानसभा की टोटल एमएलए की वोट की कीमत को मल्टीप्लाई करके, जैसे एक एमएलए की कीमत आई 173, और 200 विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं बिहार में, 243। तो बिहार के टोटल जो है वो वोट वैल्यू कितनी आ गई बिहार विधानसभा की, वो आ गई 42,039। समझ गए। यानी बिहार विधानसभा की वोट की वैल्यू आ गई 42,039। ऐसे ही सभी विधानसभाओं का निकाल लेंगे। जैसे अभी बिहार का निकाला वैसे ही हरियाणा का निकाल लेंगे। मान लीजिए पॉपुलेशन है 90 लाख के आसपास, और डिवाइडेड बाय 90 विधानसभा मेंबर हैं, और डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगी एक जो एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी 100, और टोटल मेंबर है कितने 90, तो 9000 यहां से आ गया। अब बिहार का आया 42,000, हरियाणा का आया 9000। ऐसे ही 29 स्टेट्स का निकाल लेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने हमारे लोकसभा में और प्लस में राज्यसभा मेंबर्स हैं उनको डिवाइड करेंगे तो एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं वो हमको पता लग गया, ये फॉर्मूला है उसके लिए। ऐसे ही सभी असेंबलीज, हमारे देश में 29 असेंबलीज हैं, या फिर आप दिल्ली की भी मान लीजिए, पुडुचेरी की मान लीजिए, तो 31 हो जाएंगी। सभी स्टेट असेंबलीज का प्लस कर देंगे जब, तो टोटल प्लस करके रखेंगे, और उसको टोटल हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें दोनों आएंगे, लोकसभा के मेंबर्स भी और राज्यसभा के मेंबर्स में भी, उनको डिवाइड कर देंगे। यानी ऊपर क्या होगा, सभी स्टेट असेंबलीज का वैल्यू प्लस करके, और नीचे क्या होगा, टोटल एमपीज, लोकसभा प्लस में राज्यसभा। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, हमारे एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों पता लग गया, एमपी की वोट की वैल्यू भी पता लग गई और एमएलए की वोट की वैल्यू भी पता लग गई। तो इससे क्या होगा, इससे हमें यह पता लग जाएगा कि टोटल कितने वोट चाहिए एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए। समझ गए। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल से। यहां पे देखिए, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है, ये प्रॉपर एक एग्जांपल है। देखिए, 4 कैंडिडेट्स हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 15,000 टोटल वोट्स हैं, 15,000 वोट्स हैं, और जीतने के लिए कितने चाहिए, जीतने के लिए देखिए इतने चाहिए होते हैं, टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होगा, मतलब एक ही प्रेसिडेंट बनेगा, प्लस में 1, और इस पूरे के प्लस में 1। तो 15,000 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वैलिड वोट्स हैं, तो एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होएगा, 1 प्लस में 1 और पूरे के प्लस में 1। तो 7500 वोट जिसको मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। समझ गए। ये एक एग्जाम्पल से हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ए को अब वोटिंग हुई, बैलेट पेपर में हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रॉपर प्रेफरेंस होती है। सभी बंदे, सभी जो इलेक्टर्स हैं अपनी अपनी प्रेफरेंस देंगे। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पहले राउंड में जब नतीजा आया तो ये मिला, ए को मिले प्रेसिडेंट का, जो ये चारों जो है प्रेसिडेंट के पद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ए को मिले 5,250 वोट, बी को मिले 4800 वोट, सी को मिले 2700 वोट, डी को मिले 2250 वोट। पहला राउंड हो गया। लेकिन हमने देखा अभी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, इतने वोट कम से कम मिलने चाहिए। ये देखिए, 7500 प्लस में 1 वोट मिलने चाहिए, तब जाके कोई कैंडिडेट है वो अपने प्रेसिडेंट बन सकेगा। लेकिन पहले राउंड में पाया कि किसी भी कैंडिडेट को इतने वोट नहीं मिले, 7501। तो अब क्या होगा, सेकंड राउंड होगा। तो सेकंड राउंड में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बैलेट पेपर होता है प्रेसिडेंट का, सभी अपने अपने प्रेफरेंस देते हैं। यानी पहले नंबर पे ए को वोट दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे बी को वोट दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे सी को, और चौथे नंबर पे डी को।
तो सेकंड राउंड में क्या करते हैं, जिस कैंडिडेट को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले हैं, डी यानी डी सबसे कम वोट इनको मिले हैं, तो इनको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन एलिमिनेट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो वोट इनको मिले थे यानी वो सभी बैलेट पेपर्स जिसमें डी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी, तभी तो इनको 2250 वोट मिले ना, कुछ इलेक्टर्स ने इनको पहली प्रेफरेंस दी थी। तो अब इनको एलिमिनेट करने से पहले वो सभी बैलेट पेपर्स हम निकालेंगे जिनमें डी को पहली प्रेफरेंस मिली थी, और डी के बाद में दूसरी प्रेफरेंस क्या है उस बैलेट पेपर में, वो सब हम वोट ऐड कर देंगे। यानी डी के जिन बैलेट पेपर्स में डी को पहली प्रेफरेंस मिली थी उन सभी बैलेट पेपर्स की सेकंड प्रेफरेंस हम निकालेंगे और उन सेकंड प्रेफरेंस को हम ए बी सी में ऐड कर देंगे अकॉर्डिंगली। समझ गए? दूसरे नंबर की प्रेफरेंस डी के बाद में जो दूसरे नंबर की प्रेफरेंस थी वो हम ऐड कर देंगे ए बी और सी में। ये है सेकंड राउंड। ये देखिए यहां पे, अब मान लीजिए देखिए सेकंड प्रेफरेंस हम जब निकालते हैं तो उसमें देख लीजिए ए को 300 वोट मिले, बी को 1050, सी को 900। समझ गए? ये सारे वोट्स वैसे तो डी को मिले थे लेकिन डी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो डी के बाद में दूसरे नंबर के वोट किसे मिले थे प्रेफरेंस के हिसाब से, वो देखिए बी को 1050 वोट मिले, तो हम ये ए बी और सी के वोट में ऐड कर देंगे। तो सेकंड राउंड के बाद में जो नतीजा आया वो ये है 5550, 5850 और 3600। लेकिन अभी भी 7500 वोट तो किसी को नहीं मिल रहे, तो फिर एक और राउंड होगा। एक और राउंड में क्या होगा, सबसे कम वोट किसमें से हैं, ए बी और सी में से, सी के हैं 3600। तो यही सेम प्रोसीजर जो हमने डी के साथ अपनाया था वो ही सी के साथ अपनाएंगे। जिन बैलेट पेपर्स में से सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी वो एलिमिनेट कर देंगे हम, उसमें फिर अकॉर्डिंगली सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे जिसमें सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली थी, और एलिमिनेट करके फिर दो ही रह जाएंगे ए और बी। फिर ए और बी देखेंगे तो इनमें से देखते हैं कि 7500 वोट किसको मिल रहे हैं। देखिए डेफिनेटली किसी को तो मिलेंगे ही ना, ए और बी दो ही हैं, तो उसके हिसाब से बी को मिल रहे हैं 7750 और ए को मिल रहे हैं 7250। ठीक है, तो ये प्रॉपर पूरा इलेक्शन मैकेनिज्म है प्रेसिडेंट का। होपफुली आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए, नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा। देखिए कैसे अलग है ये, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब फ्रांस में कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फ्रांस में क्या होता है, दोबारा से वोटिंग होती है। जैसे पहले राउंड में फ्रांस में 11 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ रहे हैं, 11 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा, तो 11 में से 2 ही आगे पहुंचेंगे और 2 के लिए दोबारा से इलेक्शन होगा सेकंड राउंड में, यानी दोबारा से वोटर्स अपना वोट देंगे। और कल ये इलेक्शन होने जा रहा है 7 मई को। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो अलग है, उसमें क्या करते हैं, पहले राउंड में ही एक प्रकार से प्रेफरेंस ले ली जाती है, बार बार इलेक्शन नहीं करवाते, सेकंड राउंड नहीं होता, प्रेफरेंस पहले राउंड में ही ले ली जाती है और बाद में सिर्फ कागजों में काम चलता है। सिंपल सी बात है यार, हमारा देश थोड़ा रिसोर्सेज की बचत करता है, इसलिए बार बार इलेक्शन नहीं करवाता। फ्रांस में सेकंड राउंड के इलेक्शंस भी होते हैं दोबारा से। तो ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है, और ये हमारे पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस होते हैं उससे भी अलग है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर में तो सिंपल ऐसे ही होता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस में तो हमने ये देखा कि कम से कम आधे से प्लस में एक ज़्यादा वोट लेने होने आवश्यक हैं, यानी 15,000 टोटल वोट्स हैं तो कम से कम 7501 वोट आने चाहिए। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में तो क्या होता है, बस जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। चाहे ऐसा हो, मान लीजिए 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हो तो 3 को मिले 20-20, चौथे को मिले 21 और पांचवें को मिले 19, तो 21 जिसको मिले वो जीत जाएगा। चाहे मान लीजिए 79 वोट्स उसके खिलाफ में हो तो भी वो जीत जाएगा, सिर्फ सबसे ज्यादा होने चाहिए जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता, आधे से कम एक ज्यादा मिलने चाहिए वोट। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए अगला आर्टिकल कुछ भी नहीं है, एक 2014 में एक रेवेन्यू मॉडल था जो बीसीसीआई ने प्रपोज किया था। बीसीसीआई कहती थी कि देखिए सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप आती है वो तो इंडिया से आती है, और सबसे ज़्यादा लोग मैच भी इंडिया में देखते हैं, और जो ग्राउंड में देखने जाते हैं यानी टिकट खरीदते हैं वो भी इंडिया के खरीदते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मिलता है आईसीसी को वो इंडिया से मिलता है, बीसीसीआई से मिलता है। तो इंडिया को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए रेवेन्यू में जो आईसीसी को मिल रहा है। तो बीसीसीआई के हिसाब से जो रेवेन्यू होना चाहिए आईसीसी में, बीसीसीआई का रेवेन्यू होना चाहिए 21%। ऐसा मॉडल प्रपोज किया था 2014 में बीसीसीआई ने। लेकिन 10 दिन पहले अब दोबारा से वोटिंग हुई, और वोटिंग में यह पाया गया कि सभी देशों ने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, और नए इजाद किए हुए मॉडल से बीसीसीआई को जो रेवेन्यू मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 10%, 21% की बजाय रेवेन्यू मिलेगा सिर्फ 10%। तो इससे पहले जो रेवेन्यू मिलने वाला था बीसीसीआई को 570 मिलियन डॉलर्स के आसपास, अब मिलेगा सिर्फ 203 मिलियन डॉलर्स। तो इससे बीसीसीआई को काफी नुकसान होगा, 1270 करोड़ के आसपास नुकसान होगा। और बीसीसीआई को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने कहा कि देखिए इतना कम रेवेन्यू हमें मंजूर नहीं है, सारा फायदा तो बीसीसीआई पहुंचा रहा है आईसीसी को, तो आप हमें प्रॉपर रेवेन्यू दीजिए। अगर आप रेवेन्यू हमें नहीं देंगे तो हम 1 जून से जो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसी धमकी बीसीसीआई ने दे दी। अब जो आर्टिकल है उसी से रिलेटेड बातों को लिख रहा है। आर्टिकल कह रहा है कि देखिए अभी तक टीम सेलेक्ट नहीं की, 25 अप्रैल से पहले टीम सेलेक्ट करनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक टीम सेलेक्ट नहीं करी। हालांकि अभी जो
कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है विनोद राय की अध्यक्षता में, उन्होंने कहा है अमिताभ चौधरी जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई को कि जल्द से जल्द आप टीम चुनिए। और आर्टिकल फिर क्रिटिसाइज करता है इस बात को कि बच्चों की तरह कर रहा है बीसीसीआई और इस तरह से नहीं करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी यानी खेल को और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग अलग रखना चाहिए, और जो प्लेयर्स हैं उनकी एक प्रकार से जो तैयारी है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी लेट अगर टीम सेलेक्ट करोगे तो जो प्लेयर्स को काफ़ी कम टाइम मिलेगा। ये सब नॉर्मल बातें हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कम टाइम कैसे मिलेगा, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो खेल रहे हैं आईपीएल में, पैसे कमा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आगे क्या है देखिए, ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है ऐसे के लिए। क्या है ये आर्टिकल, देखिए एक बात तो आपके जहन में आती होगी, जरूर आती होगी कि आजकल जो है ये ट्रंप जैसे जो लीडर्स हैं वो जीत क्यों रहे हैं। ट्रंप जो है वो काफ़ी एक प्रकार से अवांछनीय बातें करते हैं, जैसे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का विरोध करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि जो इस्लाम के प्रति में काफ़ी अपनी जहर उगलते हैं, या फिर H1 वीज़ा के प्रति काफ़ी अपना एक प्रकार से रोष प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाएंगे, मैक्सिको के प्रति दीवार खड़ी कर देंगे, पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट है वो उसको निरस्त कर देंगे, यानी तमाम तरह की ऐसी बातें ट्रंप करते हैं, वो फिर भी जीत गए। और इवन यही कुछ हो रहा है मैरीन भी, जो ली मैराइन है ये फ्रांस में, ये भी सेकंड राउंड में पहुंची। जीतेंगी या नहीं जीतेंगी वो तो कल पता लगेगा, कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं फ्रांस में। और इवन जो ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन में, वो भी नहीं होना चाहिए था। सबको पता है कि अगर ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से तो नुकसान होगा, लेकिन फिर भी अलग हुआ। तो ऐसी चीजें होती क्यों हैं, उन सब का कारण खोज रहा है ये आर्टिकल। आर्टिकल कहते हैं कि देखिए जो ये लीडर्स हैं जो रेसिस्ट भी हैं, यानी ब्लैक्स के प्रति एक प्रकार से काफ़ी उन्होंने जो गलत बोला, या फिर साफ साफ पता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है ब्लैक्स के खिलाफ में है। सेक्सिस्ट या फिर जो जिनोफोबिक हैं, जिनोफोबिक मतलब जो विदेशी हैं, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उनके खिलाफ में जो उनकी नफरत की आइडियोलॉजी है वो जगजाहिर है। इस प्रकार के लीडर्स भी वो जीतते हैं। क्यों जीतते हैं, क्योंकि देखिए 20% तो लोग ही ऐसे होते हैं, यानी 20% लोग किसी भी देश में ऐसे होते हैं जो ऐसे लीडर्स को वोट देते हैं। लेकिन 20% वोटर्स के दम पे कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो कम से कम 10% वोट उनको और चाहिए, तब जाके वो इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए 10% लोग इनको क्यों वोट देते हैं, अब उसका कारण यह आर्टिकल बता रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए कि जो बाकी बचे हुए 10% जो लोग वोट देते हैं ना, वो व्यवस्था से दुखी होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से दुखी होते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड ये होते हैं और सिस्टम को बदलना चाहते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि जो कैंडिडेट्स हैं लीग से हटके हैं, क्या पता वो कुछ अलग कर दिखाएंगे और इससे उनका जो जीवन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसीलिए 20% वोट तो ऑलरेडी ऐसे कैंडिडेट्स को वोट देते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा भी ऐसी होती है। लेकिन बचे हुए जो 10% को वोट देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो व्यवस्था से काफ़ी दुखी होते हैं। और यही देखने को मिल रहा है हमें फ्रांस के इलेक्शन से। ये देखिए, अब दो जो ये दूसरे राउंड में पहुंचे हैं फ्रांस के कैंडिडेट्स, ये है मैक्रोन और ये है ली मैराइन। अब देखिए दोनों कैंडिडेट्स हैं ना, ये वो लीग से हटके कैंडिडेट्स हैं। मैक्रोन जो है वो उन्होंने अपनी इमेज इस प्रकार से दिखाई है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। जैसे हमारे देश में देखिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, आप पार्टी जीत के आई 2015 में। किसी भी देश में सबको ना वो कैंडिडेट्स काफ़ी पसंद आते हैं जो लीग से हटके होते हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते। तो आप पार्टी, लोगों को उस समय दिल्ली में ऐसा ही लगा था कि जो आप पार्टी है वो लीग से हटके है, कुछ अलग कर दिखाएगी। वो सब बातें देखिए, वो क्वेश्चनेबल इशू है, क्या उन्होंने किया या फिर नहीं किया। वो तमाम तरह के लोगों की अलग अलग राय इस मुद्दे पर हो सकती है, लेकिन ऐसा सभी देशों में होता है। ट्रंप के बारे में भी लोगों को यही लगा, क्या ये लीग से हटके कैंडिडेट हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट नहीं है, तो इस प्रकार से। और ली मैराइन, ये तो देखिए वैसे ट्रंप की तरह कैंडिडेट ही हैं। ये तो काफ़ी कुछ इन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ में बोला, रिफ्यूजीज के खिलाफ में बोला, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ में बोला। तो ऐसी जो बातें हैं वो वोटर्स को काफ़ी पसंद आती हैं। तो इसीलिए जो है अब दोनों के दोनों कैंडिडेट्स हैं फ्रांस में, वो लीग से हटके कैंडिडेट्स हैं। अब लेकिन आर्टिकल बाद में ये भी कहता है कि नाम के लीग के हटके हैं जो ये हैं, जो मैक्रोन हैं, ये कहते हैं कि देखिए वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये जुड़े हुए नहीं है और इन्होंने अपनी जो इमेज है वो पॉलिटिकल पार्टी से हट के दिखाई है, लेकिन जो इनके विचार हैं वो पुरानी बोतल में या पुरानी शराब नई बोतल में परोसी गई है, वैसा है और कुछ भी नहीं है। नए इनके विचार कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को अलग इमेज की तरह इन्होंने दिखाया है। और वैसे ही इनकी बात करें, एक सेकेंड गला सूख रहा है, वैसे ही इनकी बात करें, देखिए जो ये हैं ली मैराइन। अब देखिए प्रॉब्लम्स को तो काफ़ी ज़्यादा बता रही हैं ली मैराइन, जैसे ट्रंप ने बताया था कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बता रही हैं ये। जैसे ट्रंप ने कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा। अब देखिए ट्रंप भी कैसे कर रहे हैं। पहले ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अब उनकी जो पॉलिसीज हैं वही हैं जो ओबामा की थी। वैसे पहले उन्होंने कहा कि वो कहीं इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगे, सीरिया में कुछ नहीं करेंगे,
या अफगानिस्तान में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सीरिया में बम गिराया और अफगानिस्तान में भी बम गिराया। और वैसे ही मरीन का सिस्टम है, ये भी काफ़ी कुछ एक प्रकार से क्रिटिसिज्म कर रही हैं चीज़ों का, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कह रही हैं, रिफ्यूजीज के बारे में कह रही हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास में, यानी कुछ भी नया नहीं है, और फिर भी एक प्रकार से ये जीतते हैं। वही सब कुछ बता रही है आर्टिकल। ये देख लीजिए, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। ये सब जो बातें हैं, काफ़ी नॉइस था ब्रेग्जिट में, वैसे ही काफ़ी नॉइस है फ्रांस के इलेक्शंस में। और जो ट्रंप हैं वो उन्होंने स्टेटस को बदलने की बात करी, वही बात अब मैरीन कर रही हैं, स्टेटस को बदलने की बात कर रही हैं, लेकिन कुछ भी नया नहीं है। अब ये बात आती है वोटर्स क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था। देखिए, वोटर्स फासिस्ट को इसलिए चुनते हैं। अब ट्रंप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़ी बहुत उनकी जो अप्रोच है वो फासिज्म जैसी है, हिटलर जैसी है। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फासिज्म को इसलिए चुनते हैं, वही जो हमने अभी रीजन डिस्कस किया था कि मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे उनका जो है एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो फासिज्म को चुनते हैं। जैसे हिटलर ने काफ़ी सारी बातें कही थी, पॉपुलिज्म की उनकी अप्रोच थी, वैसे ही इवन जो इनकी अप्रोच है ट्रंप या फिर मेराइन की, इनकी भी अप्रोच लोक लुभावनवाद यानी पॉपुलिज्म जैसी है। जैसे ट्रंप ने कहा कि मैं सबको जॉब्स दे दूंगा, अमेरिका फर्स्ट, इस तरह की बातें कहीं। इस तरह की बातें जो हैं काफ़ी पसंद आती हैं वोटर्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, इसीलिए वो चुनते हैं ट्रंप जैसे लीडर्स को। और बात देखिए, इंपॉर्टेंट ये बात कहते हैं कि करते कुछ नहीं है, इमिग्रेंट्स को लेके एक प्रकार से जहर उगलते हैं जो कुछ लीडर्स होते हैं। और इवन कुछ लीडर्स होते हैं वो कहते हैं इमिग्रेंट से काफ़ी फायदा होता है, यानी कुछ लीडर्स इमिग्रेंट्स का विरोध करते हैं, कुछ पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में उन्हें बोलना चाहिए, टैक्स के बारे में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सभी लीडर्स फायदा उठाते हैं या तो पक्ष में या फाइनल में। और जो असली नुकसान, असली जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं वोटर्स को, वो यही करती हैं कि जो इनसे टैक्स लेके एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए या फिर कॉर्पोरेशन के फायदे के लिए वो पैसा जो टैक्स में लिया गया है वहाँ कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए यूज होता है, और यहीं से जो वोटर्स है वो फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन जब वोटर है वो समझ नहीं पाता कि असली नुकसान हो कहाँ रहा है और असली एक प्रकार से सिस्टम, असली खेल कहाँ खेला जा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था कि क्यों जो लोग हैं ट्रंप को वोट देते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं इसका। क्योंकि देखिए, हमारे इंडिया में भी इसका पूरा कंटेक्स्ट है। आप पार्टी जीत के आई, तो इन्हीं कारणों की वजह से आप आम आदमी पार्टी जीत के आई थी। अगला कौन सा आर्टिकल है? अगला आर्टिकल देखिए RCEP से रिलेटेड आर्टिकल है। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए RCEP में कौन कौन से एक प्रकार से मेंबर्स आते हैं। तो एशियान के 10 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स बाकी बचे हुए हैं। 6 मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं, ये मेंबर्स हैं बचे हुए 6। इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, ये तो ज़्यादा हो गए, 2 ये भी, इनमें ये भी ऐड किए हैं, ताइवान और हांगकांग। वैसे 6 ये हैं, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 मेंबर्स प्लस में एशियन, और 2 मेंबर्स का वैसे यहाँ नाम दिया है ताइवान और हांगकांग। तो देखिए, अब ये आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल देखिए कई तरह के क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि क्या इंडिया को एक प्रकार से WTO में नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट ज़्यादा करना चाहिए, यानी WTO पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, या फिर रीजनल जो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जैसे कि RCEP, इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर ये आर्टिकल है। अब देखिए, वैसे जो है आमतौर पे जो देखिए इतिहास उठा के देखे तो इंडिया का जो फोकस है वो WTO पे काफ़ी रहा है। इंडिया ने हमेशा WTO पे बल दिया है, मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस पर बल दिया है, लेकिन हाल फिलहाल में इंडिया को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ेगा WTO नेगोशिएशंस को लेके। काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने हम पे फाइटोसिनेट्री को लेके एक प्रकार से देखिए, कुछ देश जो हैं जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल लीजिए, ब्रिटेन ने या फिर यूरोप ने हमारे आम पे रोक लगा दी थी और कहा था कि जो हमारे आम हैं वो सैनिटेशन नहीं है उनमें, यानी जो आम है हमारे स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे ऐसे देखिए एक प्रकार से ट्रिवियल कारणों को लेके हमारे जो सामान है उसको उस पर बैन लगा दिया जाता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज़ करते हुए बैन लगा दिया जाता है। तो पिछले कुछ दिनों में हमारा जो एक प्रकार से जो मन है वो WTO नेगोशिएशन से हट गया है। और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं, जैसे एग्जांपल दें तो सब्सिडी को लेके काफ़ी रोक लगाने की बात हुई, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने मना किया कि जो इंडिया है वो अपने फार्मर्स को सब्सिडी नहीं दे सकता, और इंडिया की जो सब्सिडी है 1988 के लेवल से 10% होनी चाहिए, और ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज़ मांग कर रहे हैं। तो इस बात को लेके भी इंडिया जो है वो पर्सन नहीं है। इंडिया कहता है कि देखिए, ये आप नहीं डिसाइड करोगे कि हम हमारे देश में किसानों को कितनी सब्सिडी दे रहे हैं या फिर कितना अन्न उत्पन्न करवा रहे हैं कंज्यूमर्स को, गरीब लोगों को, ये आप नहीं डिसाइड करोगे। तो इन बातों को लेके हमारा जो मन है वो WTO से काफ़ी उठा हुआ है। तो RCEP उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो इंडिया है वो ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है इन दिनों, और जो जॉब्स है उनको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमने मेक इन इंडिया कैंपेन भी चलाया हुआ है,
और उसके बाद में देखिए काफ़ी सारी जो पॉलिसीज, काफ़ी सारी जो चीज़ें हुई, जैसे H1 वीज़ा को लेके या फिर ट्रम्प के आइडियाज़ को लेके, हमारी जो ग्रोथ है वो आईटी सेक्टर जो है वो उस पर कंसर्न्स हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं ताकि जो हमारी ग्रोथ है आईटी सेक्टर में वो कंटिन्यू रहे, और इसीलिए हमारा जो रुझान है आरसीईपी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। आरसीईपी देखिए सभी चीज़ों पे नेगोशिएट करेगा, जैसे ये सब जो चीज़ें हैं, गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर, कंपटीशन डिस्प्यूट सेटलमेंट भी होगा, रूल्स ऑफ ओरिजिन भी होगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? रूल्स ऑफ ओरिजिन ये होता है कि देखिए मान लीजिए अब आरसीईपी के अंदर में जो ये सभी देश हैं, 16 देश हैं, इनमें मान लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। अब मान लीजिए एक देश है फिलीपींस, वो देखिए कुछ खुद तो नहीं बना रहा है, लेकिन फिलीपींस का किसी दूसरे देश के साथ में एफटीए है। मान लीजिए दूसरा देश कौन सा है, कोई भी मान लीजिए यूएस, मान लीजिए यूएस के साथ में फिलीपींस का एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब मान लीजिए फिलीपींस ऐसा करता है कि यूएसए से काफी सस्ती मात्रा में कोई चीज इंपोर्ट करता है, मान लीजिए घड़ी, मान लीजिए 10 रुपए की उसकी कोई घड़ी बढ़ रही है, तो अब मान लीजिए यूएसए से एफटीए है तो 10 रुपए की घड़ी पड़ेगी, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 10 रुपए की घड़ी फिलीपींस में आ गई, उन्होंने यूएसए से परचेज किया। अब आगे फिलीपींस का आरसीईपी यानी 16 देशों के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की जो घड़ी उन्होंने यूएसए से खरीदी, अब वही 10 रुपए की घड़ी वो बाकी देशों में बेच देंगे। अब क्योंकि बाकी बचे हुए जो 16 देश हैं उनका यूएसए के साथ में कोई एफटीए नहीं है, तो वो अगर यूएसए से अगर मान लीजिए घड़ी बेचेंगे तो काफी एक प्रकार से महंगा पड़ेगा, तो यहां से खरीद रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है, यानी एफटीए जो लागू होता है वो उन्हीं देशों के लिए लागू होता है जो चीज वहीं प्रोड्यूस हुई है। यानी फिलीपींस के अंदर में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तभी उनके एफटीए के तहत में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत में वो सामान बेचा जा सकता है बाकी बचे हुए आरसीपी कंट्रीज के अंदर में। ऐसा नहीं कि आप रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी वो चीज बनाई तो गई है किसी दूसरे देश में, पहले आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हो और बाद में फिर आप वहां से इंपोर्ट करके बाकी बचे हुए देशों में इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। उसी देश में चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये सारा सिस्टम होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन का। आगे देखिए आरसीपी की बात करें तो 2-3 क्रिटिसिज्म भी इसके हैं। क्रिटिसिज्म ये है कि देखिए जो देश हैं, 16 देश जो इसमें हैं, 16 देशों के अंदर में देखिए जो इंडिया ने जो टैरिफ प्रपोज किए थे वो टीयर में प्रपोज किए थे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, यानी जो चाइनीज के लिए किए थे टीयर 3 टैरिफ। क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि देखिए चाइनीज तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मजबूत है, और इंडिया के साथ चाइनीज का ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो 50 बिलियन के आसपास हैं। लेकिन इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया और यूनिफॉर्म टैरिफ होने चाहिए, ऐसा आरसीईपी ने कहा। अब यूनिफॉर्म टैरिफ होंगे तो इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि देखिए वही टैरिफ अगर मान लीजिए इंडिया मलेशिया को दे रहा है या फिर म्यांमार को दे रहा है और वही टैरिफ चाइना को दे रहा है, तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। चाइनीज़ तो देखिए ऑलरेडी काफ़ी मजबूत हैं और चाइनीज़ को ऐसे आसान टैरिफ नहीं देने चाहिए इंडिया को, इससे नुकसान होगा इंडिया को, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब दूसरा देखिए क्रिटिसिज्म क्या है, आईपीआर को लेके देखिए ये भी काफ़ी सख्त हैं जो आरसीपी वाले हैं, और जेनरिक ड्रग्स को लेके काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो हमारी जो जेनरिक इंडस्ट्री है वो खतरे में पड़ जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग्स हम एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका को या फिर दूसरी कंट्रीज़ को, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। ये भी एक क्रिटिसिज्म है आरसीईपी का। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए अब टीपीपी नहीं है, टीपीपी नहीं है तो यूएस का मेन फोकस था पहले टीपीपी पे, लेकिन अब जो मेन फोकस यूएस का हो जाएगा डब्ल्यूटीओ पे, यानी जो डब्ल्यूटीओ के जो नेगोशिएशंस हैं वो भी एक प्रकार से जोर पकड़ेगी। तो हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, टोटल फैसिलिटेशन एग्रीमेंट सर्विसेज में साइन होना चाहिए, इस पे इंडिया को बल देना चाहिए और फोकस करना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज में देखिए हम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। हमारे देखिए डॉक्टर्स मान लीजिए, आईटी इंजीनियर्स मान लीजिए, या फिर ये सब जो सर्विस सेक्टर में एक प्रकार से जो एम्प्लॉयड होते हैं, वो सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी एक प्रकार से आप कह सकते हैं उन काफ़ी स्ट्रेंथ है उनमें, और हमें इस बात पे फोकस देना चाहिए कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के तहत में सर्विस सेक्टर में भी अब आदान प्रदान हो प्रोफेशनल्स का, इस बात पे हमें बल देना चाहिए। तो आर्टिकल इस बात को लेके अपना वे फॉरवर्ड बता रहा है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।